दोस्तों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में मैं आपको पौधों के अंगों के बारे में जानकारी दे रहा था और पौधों के अंगों में मैंने आपको जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्तियों के बारे में जानकारी दिया था। आज का जो वीडियो होगा वो पुष्प से संबंधित यानी कि फ्लावर से संबंधित होगा। फिर उसके बाद हम लोग फल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप एक हेडिंग बनाइएगा, पुष्प यानी कि फ्लावर। दोस्तों, सबसे पहले इस पुष्प के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फ्लावर, पुष्प का अध्ययन, एंथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट में विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया और विश्व का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया होता है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पुष्प के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो ये कि पुष्प पौधों का जनन भाग होता है। पुष्प पौधों का जनन भाग होता है तथा यह निम्नलिखित चार भागों से निर्मित होता है। तो पुष्प के चार भाग होते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको लिखा होगा। स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, विश्व का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया और पुष्प पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जनन भाग होता है। और पुष्प जो होता है वो चार भागों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट पेज में आपको हेडिंग बनाना है पुष्प के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के भाग, ये एक टेबल है आपका और इसका यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। पुष्प का जो पहला भाग होता है उसे बोला जाता है बाह्य दल पुंज। जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कैलिक्स। दूसरा भाग है दल पुंज
इंग्लिश में इसे बोला जाता है करोला। तीसरा भाग है स्त्री केसर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है गाइनोसियम। और चौथा भाग है पुंकेसर, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है एंड्रूसियम। एग्जाम में ये पुष्प के चारों भाग के नाम पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसका यूनिट भी एग्जाम में बहुत आता है। जैसे कैलिक्स का जो यूनिट होता है उसे बोला जाता है सेपल। करोला का जो यूनिट होता है उसे बोला जाता है पेटल। स्त्री केसर का जो यूनिट होता है उसे बोला जाता है जायांग, यानी कि कॉर्पल। और इसका जो यूनिट होता है उसे बोला जाता है पुमंग, यानी कि स्टमन। ये पुष्प का जो भाग होता है वो उदासीन होता है, यानी कि न तो नर होता है न तो मादा। और ये भी पुष्प का जो भाग होता है वो उदासीन है, न तो नर है न तो मादा। और ये मादा जनन अंग होता है और ये नर जनन अंग होता है। इसका आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुष्प के ये 4 भाग हैं और इन चारों भागों का ये यूनिट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या है। जैसे ये जो बाह्य दल पुंज होता है ये ग्रुप में होता है, समूह में होता है, और इसका जो एक भाग होता है उसे बोला जाता है सेपल। वैसे ही ये ग्रुप में है, उसका एक भाग ये है, ये ग्रुप है, और इसका एक भाग ये है, ये ग्रुप है, और इसका एक भाग ये है। यानी कि जब कई सेपल मिल जाती हैं तो एक कैलिक्स, कई पेटल मिल जाती हैं तो एक करोला, कई कॉर्पल मिल जाती हैं तो एक गाइनोसियम, और कई एंड्रोसियम मिल जाती हैं तो कई स्टमेन मिल जाती हैं तो एक एंड्रोसियम का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पर जब आपने ये चारों भाग याद कर लिया है तो तीसरा और चौथा कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि ये मादा और जनन अंग, नर जनन अंग के श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इन सब के डिटेल में बात करें तो एक हेडिंग बनाइए। तीसरा जो भाग है जिसे बोला जाएगा स्त्री केसर, यानी कि गाइनोसियम। और इधर एक हेडिंग बना दीजिए पुंकेसर, यानी कि दोनों को एक साथ अगर स्टडी करें तो ये है एंड्रोसियम। पहली बात तो आपको पता है कि ये मादा जनन अंग है, और ये नर जनन अंग है। इसकी यूनिट यानी कि जो इकाई है उसे बोला जाता है कॉर्पल, यानी कि जायांग। और इसका जो यूनिट है उसे बोला जाता है पुमंग, यानी कि स्टमन। इतनी बातें हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो कॉर्पल होता है ये 3 भागों से मिलकर के बना होता है। कॉर्पल 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है जिसे बोला जाता है वर्तिकाग्र,
जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है वर्तिका, यानी कि स्टाइल। और तीसरा जो भाग होता है उसे बोला जाता है अंडाशय, यानी कि ओवरी। ठीक उसी प्रकार से ये जो पुमंग होता है ये भी 3 भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है जिसे बोला जाता है पराग कोश, इंग्लिश में एंथर। दूसरा होता है जिसे बोला जाता है तंतु, यानी कि फिलामेंट। और तीसरा होता है जिसे बोला जाता है योजी, यानी कि कनेक्टिव। ये इतने 3 भाग हैं, ए, बी और सी। इधर भी ए, बी और सी। तो आपको इसको समझना कैसे है कि स्त्रियों मतलब पुष्प का जो मादा जनन अंग है उसका नाम स्त्री केसर है और इसकी इकाई कॉर्पल है और ये 3 भागों से। यहाँ पर सीक्वेंस से इसको याद करिएगा, यानी कि वर्तिकाग्र सबसे ऊपर, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय, मतलब ये सीक्वेंस। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस से भी सवाल पूछा जाता है कि सही क्रम क्या होगा, मादा जनन अंग का या स्त्री मादा जनन अंग का, नर जनन अंग का, सीक्वेंस से भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो नर जनन अंग होता है, यानी कि जो पराग कोश होता है, इस पराग कोश से पराग कणों का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और जब पराग कोश से पराग कण बन करके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह घटना परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाती है। सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेगा, पराग कोश से पराग कणों का निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। और जब एक पुष्प का पराग कोश से परागकण निकलता है और उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। यानी कि जब किसी एक ही पौधे का परागकण निकलकर उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे में जो पुष्प है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो उसे बोला जाएगा स्वपरागण। और जब ये अलग अलग पौधों में हो जाता है तो उसे बोला जाता है परपरागण। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा, वो भी याद रखना है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये अंडाशय, इस अंडाशय के बारे में, यानी कि ये 3 पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखे रहिए। नेक्स्ट पेज को मैं बदलूंगा, फिर यहाँ से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल होगा, जो हेडिंग होगी, वो होगा आपका फल यानी कि फ्रूट्स। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, होमोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि पुष्प के मादा जनन अंग जो होते हैं उसकी इकाई के 3 भाग मैंने आपको बताया था। एक मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, फिर दूसरा मैंने बताया था स्टाइल, फिर तीसरा मैंने आपको बताया था ओवरी। जितने भी फल होते हैं, फलों का विकास अंडाशय से ही होता है, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है कि फल का विकास अंडाशय यानी कि ओवरी से निषेचन के पश्चात
निषेचन के पश्चात ही होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिखा है कि फल का विकास अंडाशय से होता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि फलों का विकास कहाँ से होता है, तो अंडाशय से। फिर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अंडाशय से किस प्रक्रिया के बाद होता है, तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ये 2 पॉइंट। सभी फलों का विकास अंडाशय से निषेचन के बाद होता है। सभी फलों का विकास अंडाशय से निषेचन के बाद होता है, याद रखेगा। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि अंडाशय, ऐसे ये पॉइंट आप लिख लीजिए, अंडाशय फल में बदल जाता है कब? निषेचन के बाद। तो यहां पर आपसे 2 सवाल पूछा जाता है कि अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है, तो फल में। या इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फल निषेचन के पहले क्या होता है। 2 प्रश्न एक ही लाइन से। अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है, फल में। या फल निषेचन के पहले क्या होता है, अंडाशय। तो अंडाशय निषेचन के बाद फल में, और फल निषेचन के पहले क्या होगा, अंडाशय होता है। सभी फलों का विकास मैंने बोला कि अंडाशय से होता है और निषेचन के बाद होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भागों से, यानी इन 2 भागों से विकसित हो जाते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट लिखिएगा कि सभी फलों का विकास, सभी फलों का विकास अंडाशय से निषेचन के पश्चात ही होता है। इसलिए इन्हें सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। परंतु यहां पर ये पॉइंट, परंतु कुछ फल अंडाशय के अतिरिक्त, यानी कि सभी फल तो अंडाशय से विकसित होते हैं, लेकिन कुछ फल अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से विकसित हो जाते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है। उदाहरण जैसे कटहल, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू आदि। तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखेगा, कटहल, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू, ये सब असत्य फल हैं। यानी कि सभी फलों का विकास अंडाशय से होगा तो सत्य फल, लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं जैसे ये सब सेब, नाशपाती, ये सब अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से होता है, उसे असत्य फल कहा जाता है। और एग्जाम्पल ये था। अब जब आपने इतना समझा तो आगे एक जानकारी और, मैंने आपको बताया कि अंडाशय से फल का विकास होगा। फल का विकास होता है निषेचन के बाद।
निषेचन के बाद, परंतु कुछ फल अंडाशय से बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं तथा इनमें बीज अनुपस्थित होता है, इसलिए इन्हें बीज रहित फल भी कहा जाता है। जैसे केला यानी कि बनाना। यहाँ पर ये केला जो है वो अनिषेक फल का उदाहरण है और इसमें बीज नहीं पाया जाता। तो मैंने कहा कि सारे फलों का विकास अंडाशय से निषेचन के बाद होता है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो अंडाशय से विकसित होती हैं लेकिन बिना निषेचन के हो जाते हैं। कुछ फल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित नहीं होते तो उन्हें असत्य फल। कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सभी फल अंडाशय से निषेचन के बाद तो उन्हें सत्य फल। कुछ फल निषेचन तो होगा लेकिन अंडाशय से विकसित नहीं होगा तो वो असत्य फल हो जाएगा। यानी कि असत्य फल वह फल है जो अंडाशय से विकसित नहीं होगा और अनिषेक फल वो है जो बिना निषेचन के विकसित हो जाएगा। और एग्जाम्पल इस तरीके से था। तो दोस्तों ये था फल के बारे में। ये वीडियो आपके सुपर टेट एग्जाम का एक अंतिम वीडियो था और उम्मीद है कि आपको मेरे साथ साइंस पढ़ करके बड़ा ही मज़ा आया होगा। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लोग दिन दुना रात चौगुना उन्नति करें और अपने परीक्षा में सफल हों और जल्दी से जल्दी स्टेब्लिश हों, स्थायी हों, नौकरी प्राप्त करें। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।